हेलो एवरीवन। आज अभी मैं आप लोगों से कुछ लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ विच विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू ऑल एंड आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत 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 हेल्प करने वाला है। सो हेयर वी स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट कि जो आगे की वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर सीए फाइनल के लिए भी आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्या पता आपके काम आ जाए। सो हेयर वी स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि एमसीक्यू केस सिनेरियो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू कि कब हमें अटेम्प्ट करना चाहिए एंड कब हमें कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अभी मैं आपसे ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे अकॉर्डिंग 45 मिनट्स एमसीक्यू केस सिनेरियोज प्लस जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज आते हैं उनको अलॉट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग एंड 30 मिनट्स इन द स्टार्टिंग एंड 15 मिनट्स इन द मिडल ऑफ द पेपर, जो भी आपका छूट जाता है उसके लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक या दो या तीन चार केस सिनेरियोज हमारे कुछ डाउट्स होते हैं हमें और हम उस टाइम उसको टिक नहीं करते हैं, उसको मार्क नहीं करते करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ हमें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हमें ध्यान आ जाएगा, तो उन केस उन एमसीक्यू स्पेसिफिकली के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप 15 मिनट्स इन द मिडल ऑफ द पेपर रख सकते हैं। बट मैं आपको अगेन ये सजेस्ट करूँगी, अगर कोई केस सिनेरियो कर रहे हो तो उसको एक साथ कंप्लीट करके रखो कि 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करके रखो सो दैट कि आपका दोबारा से टाइम नहीं लगे उसको लंबे लंबे केस सिनेरियोज को रीड करने में। तो दिस इज़ ऑल कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। नाउ अब उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस की रीडिंग लगानी है ताकि आपको पता चल जाएगा एक पिन पॉइंट कि क्या आपसे पूछा जा रहा है एंड देन आपको केस सिनेरियो की रीडिंग लगानी है एंड उसमें से वो पोर्शन मार्क करके रख लेना है विच इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन में काम आने वाला है अल्टीमेटली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केस सिनेरियो कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कब अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर में। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज़ कि इसके बाद आपके पास 24 मिनट्स लगभग 20 to 24 मिनट्स आपके पास बचेंगे टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर 24 दैट इज़ 14 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट्स हैं तो आप इक्वली डिवाइड कर दो। 12 मिनट्स का आप वो रख सकते हो फॉर सिंगल क्वेश्चन। देन अगर किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं तो आप उसको 7 to 8 मिनट्स अलॉट कर सकते हो। देखो, टाइम मैनेजमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है एग्ज़ाम टाइम में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग से ही उसको मैनेज करके चलो, तभी बात बन पाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। नाउ आ जाते हैं कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स पर कि कैसे आपको आंसर को प्रेजेंट करना है अल्टीमेटली। नाउ टू प्रेजेंट योर आंसर लाइक यू हैव टू लीव 3-4 लाइन्स स्पेस। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टार्ट विद द न्यू पेज, बट मैं वो रिकमेंड क्यों नहीं करती हूँ जनरली, क्योंकि लेट सपोज आपने एक आंसर लिखा, ठीक है, उसके बाद आपका हाफ द पेज बच गया या 3/4 पेज आपका बचा हुआ है, देन एग्जामिनर विल डायरेक्टली थिंक कि आपको आता नहीं है इसलिए यू हैव लेफ्ट द स्पेस। तो टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि 3 से 4 आप बना लो, जितनी भी आपको लाइन्स छोड़नी है इक्वली ही छोड़ो हर आंसर के बाद, हर पार्ट के बाद। तो दिस इज़ माई व्यू पॉइंट एंड आपको लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन दोनों छोड़ने चाहिए। इट लुक्स योर पेपर नाइस एंड जो लेफ्ट मार्जिन है वहाँ पर जनरली अलॉट किए जाते हैं मार्क्स, तो आपको लेफ्ट मार्जिन प्रॉपर रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये तो है कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। अभी हम आ जाते हैं जैसे प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, एडवांस अकाउंट हो गया, आपका टैक्सेशन हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, उसमें आपको वर्किंग नोट्स पक्का से लिखने हैं। अगर आप वर्किंग नोट्स रीजनिंग नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी सब्जेक्ट के लिए यही है कि आपको वर्किंग नोट्स ज़रूर बनाने हैं। देन हम आ जाते हैं लॉ के पेपर के लिए स्पेसिफिकली या फिर टैक्सेशन के पेपर के लिए। देखो, अगर आप इसमें सेक्शन रॉन्ग कोट करोगे तो डेफिनेटली मार्क्स कटने वाले हैं। अब इसका एक लॉजिक मैं आपको देकर जाऊंगी कि क्यों ऐसा है, क्योंकि आप सेक्शन नंबर कोई और कोट कर रहे हो एंड प्रोविज़न कुछ और कोट कर रहे हो, तो उसके मार्क्स कटेंगे बिकॉज दैट इज़ क्लैशिंग। जो आपने लिखा वो आप दोनों ही चीज़ें अलग लिख रहे हो, तो उसके मार्क्स डेफिनेटली आर गोइंग टू बी डिडक्टेड। बट एट द सेम पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा, आप ये मेंशन कर सकते हो अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं है तो एज पर द प्रोविज़न ऑफ दिस लॉ, एज पर द प्रोविज़न ऑफ दैट लॉ, आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। बट रॉन्ग सेक्शंस कोट नहीं करो इफ़ यू आर दैट
100% श्योर कि हाँ यही वाला सेक्शन आने वाला है, तब आप कोड करो सेक्शन, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। ये कुछ हो गई लॉ की प्रेजेंटेशन की बात। एंड देन केस स्टडीज़ की मैं कुछ बात कर लेती हूँ। केस स्टडीज़ में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द प्रोविज़न आपको देना है, देन फैक्ट्स ऑफ द केस, देन फैक्ट्स ऑफ द केस को जस्टिफाई करने के हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोविज़न, एंड देन यू हैव टू गिव द कंक्लूजन। इस तरह से आपको लॉ के आंसर को प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट है। सो एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं इस चीज़ के लिए आगे भी लाती रहूँगी, बट अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ जैसे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 में। ऐसा पेपर ज़रूर आपको मिलेगा कोई ना कोई जिसमें आपको हो सकता है कि डिफ़िकल्ट पेपर हो एंड आप लोग डर जाओ थोड़ा सा, बट प्लीज़ ये गलती मत करना, आते ही अपना जो क्वेश्चन पेपर है अपने पेरेंट्स को सबमिट करवा के नेक्स्ट पेपर की तरफ ध्यान देना। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि ये पेपर ख़राब हुआ तो अगला पेपर मैं नहीं देने जाऊँगा, वो एक बहुत ब्लंडर कर देता है। एंड इट मे बी पॉसिबल अगर ऐसे एग्ज़ाम टफ बनाता है, उसमें ग्रेस मार्किंग एंड उसमें चेकिंग ईजी होती है, तो एट लास्ट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि एक पेपर का इम्पैक्ट दूसरे पेपर में नहीं आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए एंड होप आप सबको ये वीडियो बहुत बेनिफिट देने वाली है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट।